So we'll start with question paper of NEET 2022. NEET का और CET का लेवल more or less same होता है, तो it will help you out of course. And you will find कि most of the questions हमने already full course में किए ही है, तो you will see बहुत सारे questions repeat आएंगे आपको. Match list A with list 2. तो लिस्ट ए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का एक पार्ट मेंशन किया है और लिस्ट बी में उसका वेवलेंथ है. तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए सबसे एनर्जेटिक एक्चुअली गामा होता है, लेकिन गामा यहाँ पे मेंशन नहीं है. इसके लिए जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम वेवलेंथ. तो एक्सरे का सबसे कम वेवलेंथ आएगा. हाँ यस, तो एक्सरे का मतलब डी शुड गो विथ फर्स्ट. डी विथ 1 कहाँ पे दिखता है? डी विथ 1. अच्छा, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं आएगा. इन शॉर्ट इंफ्रा माइक्रो एएम. अब देखो आपको बताना चाहिए माइक्रोवेव ये इंफ्रा से ऊपर होता है और रेडियो उससे भी ऊपर होता है. तो इंफ्रा रेडिएशन शुड मैच विथ सी विथ 4. तो सी विथ 4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर. तो आंसर नंबर 4 होना चाहिए. आंसर नंबर 4 दिया है. सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में सॉल्व किया है, अगर आपको याद होगा तो. मैंने आपको बताया था आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में ज्यादा स्लोप होता है एडियाबैटिक. तो क्वेश्चन है एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेस. ये आइसोबारिक है. प्रोसेस नंबर 4 इज आइसोबारिक, 1 इज आइसोकोरिक, 3 is isothermal and 2 is adiabatic. The curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3, 4. 2. Option number 2. Good. Simple. The angular speed of a flywheel moving with uniform angular acceleration changes from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. The angular acceleration in radian per second square is. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहली बात तो आरपीएम मतलब एन, लीनियर फ्रीक्वेंसी. इनिशियल था 1200 आरपीएम. इसको आरपीएस में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा. तो आरपीएस 1 था एंड 20 था, तो ये आ गया 20 आरपीएस. सिमिलरली आपको यहाँ से ओमेगा इनिशियल मिल जाएगा 2 पाई एन आई. तो 20 इंटू 2 पाई 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. फिर आपको एन फाइनल दिया हुआ है 3120 आरपीएम. इसको आरपीएस में कन्वर्ट करोगे 3120 बाई 60 आरपीएस. सिर्फ इसको कन्वर्ट कर लो, सिंपल है. हाउ मच? 52 पक्का. तो 1 का एंड 52 का. तो यहाँ से आपको ओमेगा फाइनल मिल जाएगा. That is 2 pi n final 104 pi. और कितने टाइम में ये हुआ? 16 सेकेंड्स. और आपको पूछा है व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन. तो अगर आपको याद होगा v इक्वल टू यू प्लस 80 का एंगुलर फॉर्म है ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इक्वल टू अल्फा बाई टी कर दो, क्योंकि हमको अल्फा ही चाहिए था. सिंपल. व्हाट इज ओमेगा फाइनल? 104 पाई माइनस 40 पाई अपॉन 16 इक्वल टू 64 पाई बाय 16 बराबर. तो आंसर इज 4 पाई. तो अल्फा इक्वल टू 4 पाई. डन. तो आंसर इज 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया होगा. 4 पाई ऑप्शन नंबर 2. डन. Next question. Next question. Again a very simple question. आपके पास 3 डायग्राम दिए है ए बी और सी. आपको बोला है इन द गिवन सर्किट ए बी एंड सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शंस आर इक्वल इन. तो तीनों में से कौन से 2 ऐसे सर्किट्स है जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम है?
यहाँ पे ना P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो पहले डायग्राम में P इज टू पॉजिटिव, N इज टू नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड बायस है। थर्ड में भी देखोगे तो N टू नेगेटिव, P टू पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस है। लेकिन जो सेकंड नंबर है वो यहाँ पे फॉरवर्ड है, यहाँ पे रिवर्स है। तो A और C एग्जैक्टली सेम है, तो बोथ A एंड टू सिंपल। अगला क्वेश्चन, a biconvex lens has radius of curvature. By the way, I'll tell you again, biconvex lens, सबसे पहले अगर तुमको सिर्फ लेंस तुमने सुना ना तो याद आना चाहिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन जब बाय कॉन्वेक्स सुनते हो ना तो R1 और R2 का मैग्नीट्यूड होता है सेम, मैग्नीट्यूड सेम होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सरफेस नंबर 1 है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है, तो रेडियस पॉजिटिव आएगा क्योंकि रेडियस राइट में आएगा। और जो सरफेस नंबर 2 है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में आएगा, तो नेगेटिव आएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ओनली मैग्नीट्यूड वाइज, कन्वेंशन के हिसाब से सेम नहीं है। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, R1 पॉजिटिव लिया जाएगा और R2 नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट आर टेकन टू बी नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो अगली बार से जैसे ही आपने बाय कॉन्वेक्स सुना तो वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर, F इक्वल टू R अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, मतलब डायरेक्ट स्टार्ट ही यहाँ से करना है। बाय कॉन्वेक्स है तो, बाय कॉन्केव है तो नेगेटिव साइन, बाय कॉन्केव अगर हुआ तो एक नेगेटिव आएगा। अगर अगर प्लानो कॉन्वेक्स हुआ और अगर प्लानो कॉन्केव हुआ तो ये बेसिक बेसिक चीजें पता होगा तो फास्ट होगा क्वेश्चन। चलो आ जाते हैं वापस से। बाय कॉन्वेक्स लेंस हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच if the refractive index of the material of lens is 1.5, मतलब म्यू की वैल्यू 1.5 है, the power of the lens is, नहीं पावर ऑफ लेंस होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो उसका उल्टा ले लो, तो 2 इंटू म्यू माइनस 1/, ठीक है, डन। तो P इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन 20 सेंटीमीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर, ये 0.5, यस, तो 1/20 ये सेंटीमीटर में है। अगर पहले सुन लो, आंसर डायोप्टर में है, जब आंसर डायोप्टर में हो तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। रिमेंबर इफ आंसर इन डायोप्टर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में था ना, तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो ऊपर क्या जाएगा, बस वही मैं बोल रहा हूँ। तो आंसर इज 5 डायोप्टर, और ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ है। अभी तक 5 में से 3 क्वेश्चन क्लास में हुए थे, तो +5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is also we have solved in class. The graph which shows the variation of de Broglie wavelength of particle and associated momentum. What is de Broglie wavelength? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज व्हाट यू गेट। जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा वेवलेंथ कम होगा, लेकिन ये रिलेशन लीनियर तो नहीं है, ये इनवर्स रिलेशन है, तो यू गेट समथिंग लाइक दिस। सिंपल सिंपल, डन, खत्म। As the temperature increases, electrical resistance increases for both conductor and semiconductor, decreases for conductor and semiconductor, increase for conductors but decrease for semiconductor. ऑप्शन नंबर सी। देखो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में जो आयोन्स वाइब्रेट हो रहे थे, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रिगरसली एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड, तो देयर आर मोर कोलिजन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इसके लिए। कंडक्टर्स में इंटरनली इफ यू सी, यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव आयोन्स, क्योंकि दे हैव डोनेटेड, दे हैव बेसिकली फ्रीड मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया पॉजिटिव आयोन्स। इलेक्ट्रॉन्स विच वे आर बेसिकली मूविंग, दे आर अंडरगोइंग कोलिजन। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से ये जो पहले स्लोली वाइब्रेट होता था, फास्ट भी होगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड से भी होगा, मतलब यहाँ पे कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। और सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, अगर आपको याद होगा
सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग। मैं अभी पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं करूंगा, बट आई विल ड्रॉ ओनली अ फ्यू थिंग्स हियर। तो अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर, ऑफ कोर्स यू शुड रिमेम्बर एट दिस पॉइंट नाउ, आपको याद होना चाहिए ये। अब होता क्या है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, और 4 चाहिए तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, शेयरिंग विद द नेबरिंग एटम्स। तो 0 डिग्री केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जैसा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटना चालू होंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना चालू होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो कंडक्टिविटी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी कम होता है। तो सेमीकंडक्टर में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर resistance decreases. So option number C. Done. This is also a joke. Chapter number 2, mechanical properties of fluids, terminal velocity का concept. तो ठीक है, I will solve this question later. पहले बताओ terminal velocity का concept याद है क्या? When a spherical object, mostly made up of metal, falls through a viscous fluid, इनिशियली वेलोसिटी बढ़ता है क्योंकि इनिशियली उस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड है, दैट इज वेट। लेकिन जैसे वो फ्लूइड से फॉल होगा, तो वेट इज बैलेंस बाय अपवर्ड फोर्सेस, और 2 अपवर्ड फोर्सेस है, एक था अपथ्रस्ट और एक था विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आरवी, और अपथ्रस्ट आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो आफ्टर अ वाइल, थोड़े टाइम के बाद होता यह है, डाउनवर्ड फोर्स mg इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड फोर्सेस, और उस टाइम पे स्पीड हो जाता है कांस्टेंट, जिसको आप बोलते हो टर्मिनल वेलोसिटी। वो होता है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g बाय ईटा। दिस इज द फॉर्मूला वेयर सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नहीं ऑफ बॉल मेटल, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट जी, दैट इज द नॉर्मल आइडिया। गुड। तो मैंने अभी बताया इनिशियली क्या होता है ना, स्पीड बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है, बढ़ता है और फिर कांस्टेंट होता है, बढ़ता है और फिर कांस्टेंट होता है। लुक एट द क्वेश्चन। A spherical ball is dropped in a column of highly viscous liquid. The curve in the graph shown, which represents the speed of the ball as a function of time. ये जो कर्व है ना, ये बी, तो ऑप्शन नंबर, चलो डन। अरे बाप रे, the dimensions, these are not the dimensions of self inductance, this is magnetic permeability. अब कैसे, एक काम करता हूँ, आई विल गिव यू असाइनमेंट। गलती किया ना यहाँ पे तो ये पनिशमेंट है, फिर अब कैसे सॉल्व करोगे बता देता हूँ। हाफ पनिशमेंट, यू नो बायोट-सावर्ट लॉ, चलो छोड़ो, यू नो एनी फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एनी म्यू 0 बाय, आई क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा लिखो ना, क्योंकि कांस्टेंट तो वैसे भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो यहाँ से म्यू 0 क्या आ जाएगा, 2br बाय आई। बस r का, अभी r कैसे फाइंड करोगे, तो डिस्टेंस है वो, तो पुट b, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस, r के डायमेंशंस, i के डायमेंशन चेक। तो आई थिंक दिस इज फॉर मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो खुद करोगे। इन हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ हाफ वेव को कट करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। याद होगा आपको हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, नहीं याद है, यू शुड रिमेंबर। हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, सबसे पहले तुम लगाते हो ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, वो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं करता है, वो सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, डन। तो अगर स्टेप डाउन है तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी में ज्यादा है। तो ओके, तो इफ यू रिमेंबर, पहले तो फुल वेव और हाफ वेव का डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस, ये याद होना चाहिए। अब मैं वो फुल वेव हाफ वेव स्टेप अप स्टेप डाउन तो नहीं दिखाने वाला, पर यहाँ पे होता है आपका इनपुट, एसी इनपुट, दिस इज अल्टरनेटिंग इनपुट। यहाँ से तुम एसी सप्लाई देते हो,
अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो यहाँ पे एक ही डायोड लगता है, ओनली वन। अगर फुल वेव है तो दो डायोड लगते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। यहाँ से सीधा जाता है लोड पे। लोड मतलब जो भी सर्किट तुम यूज करने वाले हो उसका रेजिस्टेंस, बराबर। वहां से कनेक्ट होता है सीधा यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू हैव। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, ऑफ कोर्स यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। तो इफ यू प्लॉट वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों वोल्टेज वेव है, ऊपर इनपुट वेव है, नीचे आउटपुट है। दोनों वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, ये टाइम एक्सिस है, ये भी टाइम एक्सिस है। इनपुट जो है वो फुल वेव है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर ये स्टेप अप है तो 220 वोल्ट इनपुट पे, तो यहाँ पे 400 वोल्ट जैसा कुछ आएगा, मोर देन 220। स्टेप डाउन है तो लेस देन 220। तो इनपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड आउटपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर बोथ आर एसी सिग्नल्स। फ्रिक्वेंसी भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ वोल्टेज का वैल्यू कम या ज्यादा होता है डिपेंडिंग ऑन स्टेप अप और स्टेप डाउन। जब इनपुट का साइकिल हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, जब इनपुट हाफ साइकिल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड वायर। तो यहाँ से करंट जाएगा आई एल, ये है आर एल, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, वोल्टेज, वोल्टेज मिलेगा। जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, रिवर्स बायस, नो करंट फ्लोज, आउटपुट इज जीरो। फिर वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ करता ये है कि जो नेगेटिव इनपुट हाफ साइकिल है तब आउटपुट जीरो कर देता है। इसने फ्रीक्वेंसी चेंज किया नहीं, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ ही नहीं, तो जो इनपुट फ्रीक्वेंसी था वही फ्रीक्वेंसी आएगा। डन। सॉल्व करने से क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है सॉल्व करने का। तो अब तक के पहले 10 क्वेश्चन में सॉल्व करने का एक हाथ क्वेश्चन था तो था। एंड अननेसेसरी डरते रहते हैं नीट से, ये नीट का पेपर था ये, दिस इज नथिंग। इट विल टेक 10 minutes to solve 20 questions, मतलब half a minute maximum. If the initial tension on the stress strain is double, टेंशन डबल कर रहे हो, मतलब T2 को 2 times of T1 करने वाले हो, then the ratio of initial and final speed of transverse wave, जोक है, what is speed of transverse wave, T by M, mass per unit length, तो V is proportional to root of T, ratio of initial मतलब VI upon VF, मैं V1 और V2 लिख देता हूँ इसको, so I'll call this V1 by V2, so root of T1 by T2, what is T2, 2 times of T1, so answer is 1 by, so 1 by root 2, option number 3, खत्म, done. ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। A shell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular directions with speeds v, the speed of the lighter fragment is. अच्छा क्वेश्चन है, और आपको बताना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। सिंपल, हमारे पास एक बॉम्ब था, शेल मतलब बॉम्ब, इट एक्सप्लोड्स, ये एक्सप्लोड हुआ तो इसके 3 टुकड़े हो गए, और जो तीनों फ्रैगमेंट्स है ना उनका मास रेशियो दिया है आपको 2:2:1, एंड दे फ्लाई ऑफ इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक अगर अलोंग एक्स गया, दूसरा अलोंग जेड जाएगा, तीसरा अलोंग वाई जाएगा। ये आगे आपके पास एक्स, दिस इज जेड, दिस इज वाई, राइट। रेशियो इज 2:2:1। इसका एक पार्ट यहाँ गया, एक पार्ट मान लो यहाँ पे गया, और एक पार्ट लाइटर फ्रेगमेंट यहाँ गया। गुड, मैं एक काम करता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं M1, इसको बोल देता हूँ मैं M2, इसको बोल देता हूँ मैं M3। तो अगर आपके पास रेशियो दिया हुआ है M1:M2:M3:2:1, तो आपको पता है जब रेशियो दिया होता है कॉमन फैक्टर लिखते हैं उसमें, जो भी बोलना है, K बोलो, X बोलो, M बोलो, आपकी मर्जी। M1 इक्वल टू आई से 2 kg, M2 इक्वल टू 2 kg, M3 इक्वल टू K,
1k मतलब k, और जो दो इक्वल मास के फ्रैगमेंट्स थे मतलब m1 और m2, इसका और इसका स्पीड कितना है, सेम। तो v1 इक्वल टू v एंड v2 इज ऑल्सो इक्वल टू v, और v3 फाइंड करने के लिए बोला है, बराबर, गुड। अब वैसे तो इसमें कंजर्वेशन मोमेंटम लगता है, लेकिन हमारा काम और भी इजी हो गया क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। जब ऐसा हो जब ऐसा हो तो एक चीज समझ लेना, तुम इसको यहाँ इमेजिन करो कि यहाँ इमेजिन करो, बात एक ही है। और ऐसा इमेजिन करते हो तो ये जो थर्ड है ये डायगोनल है, किसका, किसका, 1 और 2 का, मतलब जो थर्ड पार्ट है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ 1 एंड 2। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आप यूज करते हो तो मोमेंटम ऑफ थर्ड, क्योंकि अलॉन्ग डायगोनल था, इज अंडर रूट ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जो तीसरा पार्ट है, तीसरा फ्रैगमेंट है, वो डायगोनल है, और किसका डायगोनल है, 1 और 2 का, और 1 और 2 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हो p3 इक्वल टू रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, विच इज m1 सॉरी m3 v3 अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। पर एक्चुअली क्या है ना, मास भी सेम है और मोमेंटम भी, सॉरी वेलोसिटी भी सेम है। मास सेम है और मोमेंट वेलोसिटी भी सेम है, तो मोमेंटम भी सेम है, तो ज्यादा आसान रहेगा। ऐसा करो, आप इसको बोल दो, एक काम करते हैं, लेट P1 इक्वल टू P2, लेट क्या है ही ना, P1 इक्वल टू P2, तो ठीक है, बट P1 इक्वल टू P2, तो एक काम करेंगे ना, यहाँ बन जाएगा p1 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ p1 स्क्वायर। तो m3 v3 इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ p1। तो ऐसा करेंगे, m3 v3 इक्वल टू रूट 2 m1 v1, बराबर। व्हाट इज m3 k, v3 रूट 2 k, और ये v था k, तो 2 रूट 2 v, तो v3 इक्वल टू 2 रूट 2 v है, 2 रूट 2 v, ऑप्शन नंबर 3। So before we go ahead to the next question, I will just quickly repeat the concept of center of mass because it seems not all of you remember center of mass का concept. तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये पता होना चाहिए। ये जो आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करते हो ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन दे आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू पॉइंट पार्टिकल्स, पॉइंट मासेस। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक बड़े स्पीयर पे या फिर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे कार पे, हर जगह पे हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। और व्हाई इट इज नॉट करेक्ट उसका अलग रीजन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो तुमको पता ही है, every particle remains at rest unless it is acted upon by external unbalanced force, right? लेकिन सेकेंड लॉ इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो बताता है कि जब एक बॉडी पे, एक पार्टिकल पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, उसका चेंज इन मोमेंटम होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा उसका। तो हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक पॉइंट पार्टिकल के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब हम ये बोलते हैं कि फोर्स किस पे एक्ट हुआ, पॉइंट पार्टिकल पे, एक्सेलरेशन किसका हुआ, पॉइंट पार्टिकल का। बट जब तुमने एक पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया तो देन देयर इज अ कंफ्यूजन, क्योंकि फिर हमको पता ही नहीं है कि हम कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं। हमने अगर इस बॉल पे फोर्स लगाया तो फोर्स एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे एप्लीकेबल है, राइट। दूसरा, एक्सेलरेशन किसका है, कौन से पार्टिकल का है। तो अगर आप इमेजिन करोगे इस पे, अगर आप फोर्स लगाते हो, सबसे पहले फोर्स लगाने के बाद होगा क्या, वो इमेजिन करो। व्हेन यू अप्लाई फोर्स, द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज दिस बॉडी विल स्टार्ट रोलिंग, रोलिंग नॉट रोटेटिंग, रोटेटिंग तो है ही लेकिन रोलिंग है। तो रोलिंग मतलब क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, मतलब सेंटर को छोड़ के बाकी सारे पार्टिकल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, रोटेशन। There is only one point which is performing purely translational motion, और अगर हम पार्टिकल पे, सिंगल पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करते तो वो भी क्या करता, ट्रांसलेशन, रोटेशन नहीं करता, क्या करता। तो एक ऐसा पॉइंट है विच इज बिहेविंग एग्जैक्टली लाइक अ पॉइंट पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इज
is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated in order to apply Newton's laws of motion. अब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, जैसे डिस्क, जैसे रिंग, जैसे स्फीयर, तो सेंटर ऑफ मास इज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर. लेकिन जब मेरे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, देन क्वेश्चन अराइजेस कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे. फिर डिपेंड करता है, अगर दोनों मासेस एग्जैक्टली सेम है तो द सेंटर ऑफ मास इज एट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज टू एंड एट द मिड पॉइंट. मतलब सेंटर ऑफ मास लाइज at the midpoint of the line joining the centers of the two masses, क्योंकि मास सेम था. अगर इसमें से मैं एक मास को कम कर देता हूं तो सेंटर ऑफ मास यू सी इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लार्जर मास. तो क्वेश्चन ये आया कि अगर ऐसा है तो मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, या फिर मुझे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है. पोजीशन वेक्टर तुम हमेशा मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन. तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी एंड सी सेंटर ऑफ मास, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर बार. तो आर बार इज इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार अपॉन m1 प्लस m2, where r1 बार is position vector of first particle of A and r2 is of B. ये पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में है. कई बार आपको वेक्टर्स के टर्म में नहीं पूछते, बोलते हैं एक्स सीएम फाइंड करो. तो एक काम करो, एक्स सेंटर ऑफ मास ये आता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. अगर आगे ये आपने दो पार्टिकल के लिया, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा समेशन mi xi अपॉन समेशन mi. गुड. सिमिलरली फॉर y, सिमिलरली फॉर z, सिमिलरली फॉर वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जब सिस्टम मूव होगा तो सेंटर ऑफ मास भी मूव होगा, तो उस केस में वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो. तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vcm, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. अगर एडिशनली एक्सेलरेशन भी है तो यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन. एग्जैक्टली. कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ, two objects of mass 10 kilogram and 20 kilogram respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter. Very good. हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा इससे, बताता हूँ क्यों. विथ निग्लिजिबल मास, रॉड का मास ही नहीं है, दो मासेस है, ऑब्जेक्ट्स है 10 और 20 किलोग्राम का. दे आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर बट मासलेस. तो रॉड का खुद का मास नहीं है, तो हमारे लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि यही दो मासेस जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे. गुड. द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg मास इज, तो ये जो है ना m1 ये 10 kg है, ये m2 20 kg है. अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये ओरिजिन कहाँ सेट करना है वो हमारे ऊपर होता है, राइट. मैं कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ. इफ आई वांट आई विल कीप दिस हियर. मेरे ऊपर है कि मुझे कहाँ सेट करना है. इफ आई वांट आई कैन टेक इट हियर आल्सो. तो मैं ऐसा करूंगा, मैं इसको इधर ही रखने वाला हूँ. इससे क्या हुआ, ऐसा करने से तुमको समझ में आ रहा है ऐसा करने से हुआ क्या. m1 नहीं 0 होगा, x1 0 होगा. एक मास सीधा सीधा आ गया ओरिजिन पे, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0. सिर्फ इतना नहीं, और एक एडवांटेज मिला उसका, m2 डायरेक्टली x एक्सिस पे आ गया. मतलब तुमको y सेंटर ऑफ मास फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर m1 और m2 दोनों के सेंटर x एक्सिस पे है तो सेंटर ऑफ मास बाय डिफॉल्ट x एक्सिस पे आएगा, बाय डिफॉल्ट है वो. तो ये फायदा हुआ. तो दिस इज व्हाट यू शुड डू. तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास. तो आपको ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, बस. एंड ऑफ द स्टोरी, सिंपल. x सेंटर ऑफ मास क्या बताया था मैंने, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. अब m1 10 है लेकिन x1 0 है, क्योंकि ये डायरेक्टली ओरिजिन पे बैठा हुआ है. दिस इज एट 0 0. सो x1 y1 इज इटसेल्फ 0 0. ये है x2 y2.
और उसमें से भी ये 10 है, दिस इज 10। कितना ये है 10। गुड, पक्का। मतलब लिखो M2 कितना था, 20 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 20, 20/3। ओके, हाँ बराबर है, 200/30 बराबर, 20/3 सेंटीमीटर। मीटर मीटर मीटर, क्योंकि वो लेंथ जो था वो मीटर में था, तो मीटर नॉट सेंटीमीटर, दैट इज इन मीटर। ऑप्शन नंबर 2। देन गुड। द मोमेंट इफ आई पुट इट हियर, तो अभी वाई सेंटर ऑफ मास 0 नहीं होगा, तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको। If so bubble expands, the pressure inside the bubble decreases, increases, remains the same, is equal to atmospheric pressure। तो बताओ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अभी जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद थोड़ा सोचो और आंसर बताओ। अगर आपको लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन याद होगा, अगर लिक्विड ड्रॉप है तो प्रेशर डिफरेंस, वैसे बाय द वे प्रेशर इनसाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, क्योंकि इनसाइड इज कॉन्केव, आउटसाइड इज कॉन्वेक्स। तो प्रेशर इनसाइड एंड प्रेशर आउटसाइड, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज 2T/R अगर लिक्विड ड्रॉप है तो। प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज 4T/R अगर बबल है तो। फिर अगर आपको लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन का डेरिवेशन याद होगा, ये हमने डिराइव कैसे किया था, तो हमने बोला था कि पहले 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 क्या था, रेडियस कम था, फिर रेडियस बढ़ गया। कितने से बढ़ा, डेल्टा आर से। और मैंने आपको रीजन भी बताया था कि क्यों रेडियस बढ़ता है। पहले आर था, अभी आर प्लस डेल्टा आर हो गया। तो पहले रेडियस स्मॉल आर था, फिर वो डेल्टा आर से इंक्रीज हो गया। मतलब बेसिकली ये जो इंक्रीज इन रेडियस है, ये कितना है, डेल्टा आर। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ दिस बबल और ड्रॉप। विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर। तो विंड मतलब बेसिकली एनीथिंग विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, हायर टू लोअर। अंदर प्रेशर क्या है, हायर, आउटसाइड क्या है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड टू आउटसाइड। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक दोनों प्रेशर सेम नहीं होते। मतलब इनसाइड का प्रेशर कम नहीं होता, क्योंकि आउटसाइड कम था ना। तो इनसाइड से आउटसाइड क्यों गया बबल, क्योंकि प्रेशर अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। तो ये तब तक होगा जब तक प्रेशर सेम नहीं होता। बाहर का तो प्रेशर चेंज कर नहीं सकते, बाहर एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर अंदर का कम होगा। राइट, तो व्हाट इज द रीजन इन, व्हाट इज रीजन ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बबल, प्रेशर विल डिक्रीज। तो प्रेशर डिक्रीज होगा अंदर, सिंपल। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम लिफ्ट। अच्छा, लिफ्ट प्लस पैसेंजर, फिर ठीक है, 2000 किलोग्राम का थिंकिंग कि कितने लोग बैठे होंगे उसके अंदर। 50 किलो का भी एक गिन लिया तो 100 में 2 होते हैं, 1000 में 20 होते हैं, और 2000 में 40 होते हैं। और 40 वाला लिफ्ट कमर्शियल बिल्डिंग में देखने को मिलेगा, घर में, अपार्टमेंट्स में नहीं होता है बेसिकली। तो ये अच्छा है, बोल दिया लिफ्ट प्लस पैसेंजर, मतलब लिफ्ट का प्लस पैसेंजर का, क्योंकि मैक्सिमम 8 पीपल आर अलाउड, इफ यू नो। मैक्सिमम 8, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 400 किलोग्राम, मतलब 1600 किलोग्राम, बाकी एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, लिफ्ट से। तो ठीक है, वी डोंट केयर, टोटल मास 2000 किलोग्राम है, इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। एक तो ग्रेविटी अपोज कर रहा है, कितना अपोज करेगा ग्रेविटी, जितना वेट है, वेट कितना है 2000 जी, मास 2000, तो मास इनटू जी। और कौन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन। तो टोटल टोटल फोर्स अपोजिंग इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हो जाएगा mg प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, m है 2000,
2000 G प्लस 3000 न्यूटन। G की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला हुआ है, तो ये 20,000 बन गया। 2000 इंटू 10 प्लस 3000, मतलब टोटल फोर्स कितना आ गया? 23,000 न्यूटन। यहां तक हो गया। मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वैट्स इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। फोर्स कितना है टोटल? 23,000 और 1.5 मतलब 3/2, तो 1.5 मतलब 3/2, वन जा एंड 1 11,500 इंटू 3 34,500, 34,500 ऑप्शन नंबर सी हो गया। डन। गुड। तो अगर बेसिक्स क्लियर है तो आई विल टेल यू अगेन, 1 मिनट से भी कम टाइम में एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब अगला क्वेश्चन इज द बेस्ट एग्जांपल अगेन फॉर दैट, लेकिन उसके लिए तुमको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट। नंबर 2, you should know what is the meaning of equipotential surface. A surface at every point of which potential is same, that is called as equipotential surface. Point charge का equipotential surface होता है spherical. Very good. Concentric sphere. Very good. अगला क्वेश्चन, the angle between electric lines of force and the equipotential surface is, ये एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट कर रहा है, और आपने अब भी बोला, आपने ही बताया द डायरेक्शन इज अवे। वेरी गुड, अवे। तो डायरेक्शन इज अवे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ओके, इट इज रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं बाय द वे इसको, और अगर नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड्स बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स होता है। और अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी जैसे आपने बोला कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स, एक स्पीयर ले लेता हूं, एक, सिर्फ एक, तो व्हाट डू यू सी? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री टू द सरफेस, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो इट इज एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इट इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या सॉल्व करना है इसमें? नथिंग। अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, when two monochromatic light of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, मतलब photoelectric effect हो गया, their stopping potential becomes Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is, सबसे पहले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन गलत है। क्यों? याद करो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जितना जितना लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, अब मेटल सर्फेस तो सेम है, मतलब वर्क फंक्शन तो सेम है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज सेम। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो फोटोन का, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। पहले केस में फ्रीक्वेंसी था नू, तो पहले केस में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दूसरे केस में कम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले केस का ज्यादा चाहिए कि दूसरे केस का? एग्जैक्टली। तो इन्होंने ना यहाँ पे कर दी गलती। तो यू शुड बी एट दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि तुमको क्वेश्चन पढ़ते समझ में आना चाहिए कि अरे कुछ तो गलत है, क्योंकि गलत ही है। दिस इज व्हाट दे शुड से, दिस इज व्हाट दे शुड से। या तो उल्टा लिखना चाहिए था, नू बाई 2 एंड नू, फिर ठीक था। तो अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो क्वेश्चन अगर आप ऐसा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। गुड। तो अब आपको याद होना चाहिए एच नू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाँ, EV0 इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, EV0 बराबर, करेक्ट।
एच नो माइनस इक्वल टू एच नो जीरो प्लस ईवी जीरो। तो एच नो माइनस एच नो जीरो इक्वल टू ईवी जीरो। एच कॉमन, नो माइनस नो जीरो इक्वल टू ईवी जीरो। तो वी जीरो इक्वल टू एच बाई ई नो माइनस नो जीरो। ये हो गया इक्वेशन। अब दो केसेस थे, दोनों केसेस पे अप्लाई कर दो। केस नंबर 1 में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना था, नू, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, वी एस। वी एस इक्वल टू एच बाई ई, इंसिडेंट इज नू माइनस नू जीरो। केस नंबर 2 में स्टॉपिंग कितना था, वी एस बाई टू, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना था, नू बाई टू माइनस नू जीरो। इन दोनों को कर दो डिवाइड। फिर क्या फाइंड करना है तुमको, थ्रेशोल्ड। अब तो फिर एच और ई की जरूरत है क्या, नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत है क्या, नहीं। डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा ना। और ऑप्शन देखोगे तो वही दिखेगा तुमको, राइट। तो एक काम करना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कर लेना डिवाइड। तो जब डिवाइड करोगे तो यू हैव वी एस अपॉन वी एस बाई टू एच बाई ई नू माइनस नू जीरो एच बाई ई नू बाई टू माइनस नू जीरो। कैंसल 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 कैंसल, ओके। ये 2 जाएगा ऊपर, ये इधर आएगा, नू बाई टू माइनस नू जीरो इक्वल टू नू माइनस नू जीरो। टू टू कैंसल, नू, नू जीरो बाई टू इक्वल टू, हाँ, अब कहाँ पे 2 आएगा, हाँ ओके। ये जो है ना ये, क्या आएगा ये, इक्वल टू, बराबर। यही गलत है, यही तो गलत है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। थोड़ा सा अच्छे से देखो। पहले केस में कितना फ्रीक्वेंसी है, नू, तो नू लिखा गया हमने पहले केस में, यस। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, वी एस, सही है, यस। एच बाई ई, ओके, दैट इज करेक्ट। दूसरे केस में वी एस बाई टू है क्या, यस। एच बाई ई, यस। नू बाई टू, यस, ये भी आ गया करेक्ट। डिवाइड किया गया प्रॉपरली, यस। ये ऊपर जाएगा, ओके, गुड। मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। तो समथिंग इज रॉन्ग। उनके हिसाब से लेना चाहिए, वो लेके देख लो। अगर उनके हिसाब से लेना है तो वो लेके देख लो, बट क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन 100% गलत है। तो ठीक है, उनके हिसाब से लेके देख लेते हैं। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट यू नीड टू आल्सो नो कि कहाँ गलती है क्वेश्चन में। तो ये 1/2 इक्वल टू नू माइनस नू जीरो अपॉन नू बाई टू माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। नू बाई टू माइनस नू जीरो इक्वल टू टू नू माइनस टू नू जीरो। अभी आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा। इसको यहाँ शिफ्ट करना, इसको वहां शिफ्ट करना। तो माइनस की जगह पे हो गया प्लस, और ये प्लस के जगह पे हो गया माइनस टू माइनस टू नू माइनस नू बाई टू। सही है ना, बराबर है। अरे ये सिर्फ इधर लाया, करेक्ट है। ये कितना है, 3/2, ऑप्शन नंबर। उनके हिसाब से लिया हमने तो करेक्ट आया, लेकिन क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज नॉट, दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन। So theoretically, yes, you can solve, but practically is not correct. A long solenoid of radius 1 mm has 100 turns per mm. If 1 ampere current flows in the solenoid, the magnetic field strength at the center of solenoid is joke. Mu 0 Ni. The magnetic field B at the center is mu 0 Ni. Mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. N इन्होंने बोला है 100 टर्न्स पर mm। तो 100 मतलब 10⁻², mm को मीटर में किया तो 10⁻⁻³ मतलब 10⁻⁵।
1 लाख टर्न्स पर मीटर है वो, 10⁵ तो 10⁵ और करंट कितना बोला है 1 एम्पियर। हो गया 4 पाई इंटू 10⁻², तो 12.56 इंटू 10⁻²। तो आंसर तो देख लो पहले, 12 ऑप्शन नंबर 2 डन। टेस्ला एंड अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्शंस टू सिंपल। तो मुझे पहले बताओ कितने टाइप के न्यूक्लियर डीके तुमको पता है? 3, अल्फा बीटा एंड गामा। बीटा में 2 टाइप, बीटा प्लस एंड बीटा। ये क्वेश्चन हमने अभी क्रैश कोर्स में लिया था। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज, देखो ऐसा है, ये जो रिएक्शन है ना, सबसे पहले पता होना चाहिए कि चार्ज कॉन्जर्व रहता है। और ये जो है पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन मतलब इधर +1 इधर 0 होता है, तो इधर 22 आएगा ही आएगा, क्योंकि न्यूट्रिनो के पास कोई मास नंबर नहीं होता, ये न्यूट्रिनो है, राइट। तो 22 तो आएगा, 22 आएगा, 22 कहाँ पे, B3 और 4 में। इधर प्लस है 1, इधर 11 है, तो बचा कितना, तो यहाँ पे कितना जाएगा, तो 22 10 नियॉन। चलो ये यू हैव यू हर्ड ऑफ assertion and reason type of question? Given below are 2 statements. पहला स्टेटमेंट है Biot-Savart law gives us the expression for magnetic field strength of current element yes, ideal of a current carrying conductor only, of course yes. Biot-Savart law मैंने पहले बताया था, स्मॉल एलिमेंट के लिए होता है। स्टेटमेंट नंबर 2, Biot-Savart law is analogous to Coulomb's inverse square law of charge q, which being related to the field produced by a scalar source, charge is scalar quantity, so Coulomb's law gives you electric field of charge, fine. Ideal while the latter being produced by a vector, वो वेक्टर प्रिंट नहीं हुआ, वेक्टर क्वांटिटी q। एक चीज पहले अच्छे से पढ़ लो। अब स्टेटमेंट नंबर 2, Biot-Savart law is analogous to Coulomb's inverse square law, ये सही, ये बात सही है, लेकिन आगे जो बोला है वो गलत है। ऑफ चार्ज q with being related to the field produced by scalar source, इन्होंने बोला है कि ये जो Biot-Savart law है वो मैग्नेटिक फील्ड स्केलर सोर्स का देता है। रॉन्ग है, क्योंकि जो लेंथ एलिमेंट है खुद ही वेक्टर है, डीएल क्या है, वेक्टर। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी। और चार्ज बोला है वेक्टर है, चार्ज इज नॉट अ वेक्टर, चार्ज इज स्केलर। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane, मतलब about its own axis. What is moment of inertia of disk about its own axis? mr²/2 to the radius of gyration of disk about its diameter. तो सबसे पहले you should know, अगर आपके पास एक डिस्क है which is rotating about its own axis, मतलब axis passing through center of mass and perpendicular to plane, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको फिर ये भी बताया था कि अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, m भूल जाओ, r²/2 का रूट लो, ये आगे रेडियस ऑफ गायरेशन इन द फर्स्ट केस। और अगर आपको डिस्क का अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन, अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन बोला होगा, सबसे पहले ये है, यू शुड नो दैट यू अप्लाई बोथ द थ्योरम, प्रिंसिपल है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस से आपको आईडी मिल जाता है विच इज IC/2, mr²/2/2 मतलब 4। फिर ये फाइंड करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हो, दैट इज ID प्लस mh², लेकिन h इक्वल टू क्या है, r है। तो ये आ गया आपके पास mr²/4 प्लस mr², तो 5/4 mr², m छोड़ दो m, 5√5/2। इस दोनों का रेशो पूछा है आपको, तो k1/k2, k1/k2, व्हाट इज k1, r/√2, व्हाट इज k2,
√5 r/2, आर कैंसल, 2 जाएगा ऊपर, 2/√2 इंटू √5। हाँ, तो √2/√5, √2/√5 है क्या? अरे हाँ, अरे 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 अरे, अबाउट इट्स डायमीटर बोला है, अरे तो हमने टेंजेंट कर लिया, तो करना ही नहीं था ये। ओके ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो और भी काम आसान हो जाएगा हमारा। अबाउट इट्स डायमीटर बोला है ना पक्का, फिर तो और भी काम आसान है। तो व्हाट इज K2? r/2। मैंने क्या बोला अभी? m भूल जाओ, r/2, r/2 हो गया फिर। कुछ नहीं है, सिंपल है, बताओ आप बताओ। 2/√2 मतलब √2:1, √2:1 तो होना ही चाहिए, अब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, peak voltage of AC source is equal to the value of voltage supplied to the circuit, the RMS value of the source, √2 times the RMS value, 1/√2 times the RMS value। 1 अच्छा ठीक है, आई एग्री, मेरे को पहले फॉर्मूला बताओ। TRMS इक्वल टू E0/√2 हो गया, फिर पीक वैल्यू इज √2 टाइम्स ऑफ। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the energy that will be ideally radiated by 100 kilowatt transmitter in 1 hour is, the energy that will be ideally radiated in 1 hour by 100 kilowatt transmitter। तो सब छोड़ दो, नहीं नहीं मेरे को नहीं पता। पावर पता है, पावर? हाँ बस, पावर इक्वल टू वर्क मतलब एनर्जी होता है। तो व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज पावर गिवन टू यू? 100 किलोवाट। और टाइम कितना बोला है? 1 आवर, 60 इंटू 60, ये आ गया आपका 3600, 3600। ये 10⁵, मतलब 36 इंटू 10⁷, 36 इंटू 10⁷ जूल। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मतलब इजी था ऑफ कोर्स, डन। सो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।